अस्सलाम वालेकुम। मॉर्न स्पेशल में खुशामदीद। कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बिलखुसूस अगर ख़वातीन की बात की जाए तो हर शोबे में ख़वातीन ने पाकिस्तान का नाम रोशन करने की ठान ली है। हम मरियम फैसल को देखें, हम आरफा करीम को देखें जो कि अपनी मिसाल आप थी। आज मेरे साथ पाकिस्तान की एक ऐसी यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया और इनके पास ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट और ऐसे ऐसे लाइसेंस हैं जो कि पाकिस्तान में और किसी के पास नहीं है। मेरे साथ अरूबा मौजूद हैं। अरूबा फरीदी, इनसे जानूंगा पाकिस्तान की यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर। अरूबा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि लड़कियां ज़्यादातर डॉक्टर्स बनती हैं, फार्मेसी में जाती हैं और दीगर चीज़ों में जाती हैं, मैकेनिकल की तरफ नहीं आती। तो आपकी जर्नी कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? बेसिकली ये है कि मैंने 2014 में आफ्टर इंटर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था और उसके बाद ये है कि मैंने इसमें अप्लाई करने के बाद यहाँ के एग्ज़ाम्स के बारे में पता किया, थोड़ी नो हाउ, और उसके बाद मुझे पता चला कि लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अगर आपको कोई एयरक्राफ्ट साइन करना है तो लाइसेंस रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंप्लीट किया और एग्ज़ाम्स क्लियर करके लाइसेंस अप्लाई कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक एरोस्पेस इंजीनियर बनने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है और फाइनेंशियली कितनी सपोर्ट चाहिए होती है? फाइनेंशियली देखें, ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो मुझे मेरे फादर ने सपोर्ट किया। उसके बाद ये था कि ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ मेरे एग्ज़ाम्स का थोड़ा सा मसला हो गया था, थोड़ा सा गैप आ गया था। तो फिर मेरे फादर की वजह से, क्योंकि वो पाकिस्तान स्टील मिल्स के एम्प्लॉय थे, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर जब मेरी जॉब हुई तो फिर मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया और इंस्टॉलमेंट में अभी भी फ़ीस मैं पे कर रही हूँ। तो कितना अर्सा लगता है एरोस्पेस इंजीनियर बनने में? देखें, जो कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स की, तो अगर आपको गैस टरबाइन इंजन एयरक्राफ्ट्स के लिए अप्लाई करना है तो वो 5 इयर्स रिक्वायर्ड हैं, और अगर आपको पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट्स के लिए अप्लाई करना है तो 3 इयर्स रिक्वायर्ड है। मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि अरूबा यंगेस्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल हैं। इसके अलावा इनके पास जिन कैटेगरीज़ के लाइसेंस हैं वो पाकिस्तान में और किसी के पास नहीं है, ऐसा ही है अरूबा? जी, अभी मेरे रिसर्च में भी जो मेरे सीनियर्स हैं वो ये चीज़ रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने भी मुझे इस बात से आगाह किया है कि जो मेरे पास बेसिक कैटेगरीज हैं लाइसेंस की, वो अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया। अच्छा, मुझे चैलेंजेस का बताइए कि एक लड़की के लिए, जब वो मैकेनिकल फील्ड में स्पेसिफिकली बात करूंगा, जब वो मैकेनिकल फील्ड में आती है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। पहले घर वालों का चैलेंजेस उनको मनाना, फिर सोसाइटी को मनाना। तो कैसे फेस किया? आपकी लाइफ में भी आए थे चैलेंजेस, कैसे फेस किया? देखिए, चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली मेरे फादर, क्योंकि वो खुद भी एक इंजीनियर हैं और उन्होंने ही मुझे गाइड किया सारी चीज़ों के लिए। तो मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं, इसके अलावा मदर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो जब फैमिली सपोर्ट होता है ना, फिर आपको सोसाइटी के क्रिटिसिज्म का इतना इशू नहीं होता। फिर आपको कोई भी क्रिटिसाइज़ करे, फैमिली की तरफ से फाइनेंशियली भी सपोर्ट हुआ, मोरली भी सपोर्ट हुआ, तो इस वजह से मैं अभी भी इस फील्ड में फ़िक्स हूँ। आपने बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे देखने वालों को मेरे ये बताइए कि आपके पास लाइसेंस कौन सा है? इंटरनेशनल लाइसेंस है या पाकिस्तानी लाइसेंस है? ठीक है, मैं ये बता देती हूँ कि, और उन चैलेंजेस का भी बताइए कि अब लाइसेंस आपने हासिल कर लिया, उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं आपके पास? ठीक है, लाइसेंस जो है वो मेरे पास इंटरनेशनल है, जो कि मैंने नेदरलैंड से अप्लाई किया था, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जो मेरे पास लाइसेंस है उसमें कैटेगरी बी में सब कैटेगरी है B1.1, दैट इज़ गैस टरबाइन इंजन एयरक्राफ्ट्स, और B1.2 जो कि पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट्स है। उसके अलावा एक और कैटेगरी है B3, जो कि उसमें हम डील करते हैं 2000 kg ब्लो के एयरक्राफ्ट्स को। तो ये तो मेरे लाइसेंस की कुछ स्पेसिफिकेशंस हो गई। इसके अलावा जहाँ तक बात करें चैलेंजेस की, तो डेफिनेटली जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एज अ फ़ीमेल मैं काफ़ी सारी चीज़ें यही सुनती हूँ कि फ़ीमेल्स ऐसे नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, कौन सी फील्ड में आ गई हो और क्या होगा, तुम्हारी शादी के बाद कंटिन्यू करोगी या नहीं। तो ये सारी सिर्फ बातें ही हैं। जब आपका फोकस हो आपके फ्यूचर पे, आपके करियर गोल्स हों, तो ये सारी चीज़ें बहुत अधूरी रह जाती हैं। सही कह रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अधूरी रह जाती हैं। मुझे ये बताइए कि आपको ये बचपन से ही शौक था कि ऐसे कोई इंजीनियरिंग मैकेनिकल उसमें आऊँगी? क्योंकि लड़कियों को हम देखते हैं ज़्यादातर शौक होते हैं मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई छोटी बच्ची भी होती है उससे पूछते हैं मैं डॉक्टर बनूंगी, या और कोई चीज़ें बोलती हैं। मैकेनिकल का स्पेसिफिकली शौक आपको बचपन से ही था? जी, क्योंकि मेरे फादर
इंजीनियर थे, तो इस वजह से मैं उनके साथ ही सारे मैकेनिकल काम करती थी। तो इस तरह से फिर मुझे ये आप फादर को देख के डेवलप जी होता रहा। बिल्कुल। और फिर इस तरह से हुआ कि वो टूल्स वगैरह से काम करते थे, तो मुझे टूल्स की गाइडलाइंस देना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके नाम बताना, कौन सा टूल कहाँ यूज़ होता है, उसका यूजेज बताना। तो इस तरह से मुझे आदत हो गई। कुछ फैमिली का बताइए कि बड़े भाई, छोटे भाई या बहनें जो हैं उनको भी यही शौक थे सेम, या सिर्फ आप ही फादर से अटैच थी, आपको ये शौक थे? नहीं, सिर्फ मेरा ही शौक, मैं ही इस तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड थी। रूबा मुझे ये बताइए, हमने आपकी फैमिली की बात की, अब मुझे बताइए प्रोफेशनल लाइफ में भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे मुआशरे में प्रोफेशनल जेलसी बहुत ज़्यादा है, और जब आप देखते हैं कि कोई फीमेल मेल डोमिनेटेड फील्ड में आगे आ रही है, तो फिर उसके लिए तो काफ़ी सारे मसले, काफ़ी सारे इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा है कि मैं डे नाइट शिफ्ट्स भी करती हूँ और सबके साथ काम भी करती हूँ, तो कभी कभी वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अब जो है मैंने खुद का माइंडसेट यही बना लिया है कि चाहे नाइट शिफ्ट्स हों चाहे डे शिफ्ट्स हों, मुझे सबके साथ ही काम करना है। अदरवाइज़ मैं ये नहीं चाहती कि लड़कियों को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया जाए कि वो उस तरह का काम नहीं कर सकती। इसके अलावा हाइट पे ज़्यादा काम करना होता है, या फिर स्पेशल टूल्स से काम करना होता है, तो उस पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कि तुम्हें इसकी नॉलेज है, ये पता है ये कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं फ़ेस करती थी, अब और भी ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि लाइसेंस आ गया इस वजह से भी। और लाइसेंस से पहले भी सबसे मैंने यही सुना कि लाइसेंस नहीं आएगा चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को फेस करके ही इंसान सीखता है। और स्ट्रगलिंग फेज़ में ऐसा है कि ये सारी बातें सुननी पड़ती हैं और बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, लेकिन ये बातें सुनकर ये सोच लेना कि कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ गलत है। बिल्कुल ये चीज़ गलत है। अच्छा मुझे ये बताइए रुबा कि अभी जो लड़कियां हैं हमारी, जब हम बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, वो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, वो मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन अब आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप ये बात कहेंगी तो ज़्यादा लोगों पे, लड़कियों पे इम्पेक्ट पड़ेगा कि वो आप उनको मैसेज दें कि वो आगे बढ़ के अपने फील्ड से रिलेटेड काम करें, बजाय इसके कि सोसाइटी के दबाव में आके अपनी फील्ड छोड़ दी, घर पे बैठ गई, एजुकेशन छोड़ दी। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेरा एक मैसेज सबको है कि घबराएं नहीं किसी भी फील्ड में काम करने से, किसी भी जगह काम करने से। मशीन्स हों चाहे किसी किस्म की टेक्नोलॉजी हो, काम करने से ही आप सीखते हैं। कोई भी सीख कर नहीं आता है, सब जब फील्ड में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि काम किस तरह से करना है, किस चीज़ को। लेकिन यहाँ तो फील्ड में आने से ही घबराती है ना वो, कि बिल्कुल यही मैं बता रही हूँ। अब देखिए, अगर आप ये माइंडसेट क्रिएट कर लेंगे ना कि आपसे काम हो ही नहीं सकता, तो फिर वो आप कभी भी नहीं कर सकते। आप जब फील्ड में आएंगे, जब आपको पता चलेगा कि काम किस टाइप का है, किस तरह से करना है, जब आपको नॉलेज होगी तभी आप काम करेंगे। तो इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। और देखें, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं, आप पाकिस्तान से बाहर देखें तो फीमेल्स हैं वो हर तरह से काम कर रही हैं। क्वालिटी मैनेजर से लेकर हर तरह की फील्ड में फीमेल्स जो हैं वो बहुत इन है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो। बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन आपसे करूँगा कि जब आपको पता चला कि आप यंगेस्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल इंजीनियर हैं, और दूसरी बात ओनली सर्टिफाइड, जो इंटरनेशनली आप सर्टिफिकेट आपके पास है और पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी, आपके पेरेंट्स की, भाइयों बहनों की, क्या फीलिंग्स थी? जब मेरा लाइसेंस आया था तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर जब मैंने थोड़े अरसे बाद एक आर्टिकल देखा तो मैं काफ़ी हैरान हो गई थी कि मतलब किसने आर्टिकल पोस्ट किया एंड ऑल दैट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को, क्योंकि उन्हें पता है कि इस सब के पीछे, बिल्कुल इस सब के पीछे इतनी मेहनत, इतनी ट्रैवलिंग। फिर मैं डेली 4 किलोमीटर मैं डेली वॉक करके जाती थी अपने ऑफिस तक, क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता था। तो इसके लिए मैंने बहुत टफ टाइम देखा है। तो मेरे फादर सबसे ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो देखना चाहते थे ऐसा कुछ, और इट हैपेंड। रुबा मुझे ये बताइए कि एक एरोस्पेस इंजीनियर कहते किससे हैं, होता क्या है एरोस्पेस इंजीनियर? देखिए, एरोस्पेस इस तरह से है कि मेरे पास जो लाइसेंस है वो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद उसमें 2 ट्रेड्स हैं, एक है B1 विच इज़ एरोस्पेस और एक है B2 एवियोनिक्स। एरोस्पेस जो है वो सारा मैकेनिकल साइड को कवर करता है, और जो B2 है वो है एवियोनिक्स, और एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल साइड को कवर करता है, जहाज़ में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके हिसाब से। और एरोस्पेस में आपका इंजन आ जाता है और एयरफ्रेम आ जाता है, यानी कि एयरक्राफ्ट की बॉडी और ये सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स जो इन्वॉल्व हैं। इसके बाद ये कि अब
ये लाइसेंस में जो 2 कैटेगरीज हैं, तो इसी तरह से एक एवियोनिक्स इंजीनियर होता है अगर उसके पास कैटेगरी B2 का लाइसेंस है, और मैं एरोस्पेस इस तरह से क्योंकि मेरे पास कैटेगरी B1 का लाइसेंस है। बिल्कुल, आपके पास लाइसेंस है। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल हो जाएगा, ये करना चाहूँगा कि लोग बड़ा कहते हैं कि यार इंजीनियर बनने के लिए तो आपको डिग्री चाहिए होती है, और आप हैं एक लाइसेंस्ड, आपके पास है इंटरनेशनली, तो क्या फ़र्क है एक डिग्री याफ्ता इंजीनियर में और एक लाइसेंस जिसके पास है उस इंजीनियर में? देखें, फील्ड का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आपने देखा होगा कि पायलट बनने के लिए आपको डिग्री नहीं चाहिए, आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमारी फील्ड में इंजीनियर बनने के लिए आपको लाइसेंस ही रिक्वायर्ड होता है। Okay. तो अगर आप लाइसेंस लेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से जैसे पायलट्स के लिए है लाइसेंस लेंगे तो उनका भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो उनके फ्लाइंग आवर्स होते हैं, इसी तरह हमारा लाइव एयरक्राफ्ट पे जो एक्सपीरियंस होता है वो काउंट होता है। तो इस तरह से तो वो जो लोग बातें करते हैं उनको या तो पता नहीं है या वो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा इशू है, और फिर कुछ लोग जिनको पता है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हमारी फील्ड से हों, चाहे वो एविएशन से हों, चाहे वो पाकिस्तान सिविल एविएशन से हों, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और जिनको नहीं पता तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। अरूबा, मुझे ये बताइए कि एक एरोस्पेस इंजीनियर की नेचर ऑफ जॉब क्या होती है, क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं जब वो जाता है फील्ड में? देखें, वैसे तो काफ़ी सारी ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें आपकी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस आ जाती है, टाइमली मेंटेनेंस होती है, आवर्स पे डिपेंड करती है, और कैलेंडर लाइफ पे डिपेंड करती है। फिर इसके अलावा अगर आपके कुछ कंपोनेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको चेंज करना, क्योंकि हर किसी कंपोनेंट की भी डिफरेंट लाइफ्स होती हैं, और डिपार्चर से पहले जितनी भी एयरक्राफ्ट की चीज़ें चेक करना, जिसमें आपका ऑयल आ जाता है, फ्यूल आ जाता है, ये सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स वगैरह हैं। और इसके अलावा जब एयरक्राफ्ट वापस आ जाता है तो फिर आपको उसको कम्प्लीटली चेक करना कि किसी डैमेज के साथ तो नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है और एटमॉस्फेरिक इश्यूज़ होते हैं, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक। तो जब एक एयरक्राफ्ट उड़ता है, जब वो फ्लाई करता है, तो उसके अंदर एक इंजीनियर होता है लाजमी या नहीं होता, सिर्फ कैप्टन और एयर होस्टेस पूरा स्टाफ होता है? नहीं, अब ये चीज़ें जो है नहीं है, पहले इस तरह होता था, फ्लाइट इंजीनियर्स होते थे, लेकिन अब ये है कि अब तो क्रू होता है, फ्लाइट क्रू, और वो उनका सारा काम है कि वो जहाज़ उड़ाने के टाइम पे जो भी सारी ड्यूटीज, आप लोग बस नीचे से चेक करके ओके करते हैं तो वो फ्लाई करते हैं? हमारी सारी ड्यूटीज ग्राउंड की हैं। ओके। अरूबा, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो आपके जैसा बनना चाहती हैं, यकीनन अब आप एक मिसाल बन गई हैं, तो क्या प्रोसेस है एक लड़की मैट्रिक करके, इंटर करके जब वो अप्लाई करे, तो आपने जैसे अप्लाई किया था अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इंटरमीडिएट के बाद ही मैंने अप्लाई कर दिया था, और ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एफिलिएटेड हैं जर्मनी से, यूके से, तो वहाँ से आप जो है एग्ज़ाम्स के लिए अपना इनरोल करते हैं। उसके बाद आप वो कंप्लीट 17 एग्ज़ाम्स हैं जो मेरा ट्रेड है B1 उसके लिए, और उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अगर आप पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो 3 इयर्स का, अदरवाइज़ 5 इयर्स का, तो ये कंप्लीट करके फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, B1 और B2 में क्या फ़र्क है? B1 और B2 में सेम, B1 एरोस्पेस और B2 एवियोनिक्स है, जो कि एरोस्पेस इज़ मैकेनिकल साइड एंड एवियोनिक्स इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल साइड। अच्छा, आप इंजीनियर हैं, मैं ये सवाल आपसे करना बनता है, कभी खुद दिल चाहता है कि यार जहाज़ में बैठ के जहाज़ भी उड़ाना शुरू कर दूं? जब मैं इस फील्ड में शुरू में आई तब मेरा बहुत दिल करता था, फ्लाइंग का बहुत क्रेज़ था मुझे, सबको होता है, सब स्टूडेंट्स को होता है, लेकिन जब मैंने टेक्नोलॉजी को देखना शुरू किया और मुझे पता चला कि बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी, क्योंकि जहाज़ों की एक ये जो फील्ड है ये किसी भी ममालिक में कहीं भी जगह पे चेंज नहीं है, जो जहाज़ बाहर मैन्युफैक्चर होके जा रहे हैं वही पाकिस्तान भी आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी, हर तरह की टेक्नोलॉजी से आपको डील करना होता है, तो मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से मेरा वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया कि मुझे फ्लाई करना है या मुझे पायलट बनना है, नहीं, इंजीनियरिंग इज़ फार बेटर। अच्छा, मुझे अपने फ्यूचर कुछ प्लान्स का बताइए कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? अब आप यंगेस्ट तो बन गई हैं पाकिस्तान के लिए, अब आपके आगे क्या प्लान हैं? देखें, अभी जो मेरे पास लाइसेंस है वो है बेसिक लाइसेंस, ठीक है। बेसिक लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है किसी भी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट पर जाने के लिए। इसके बाद ये है कि आप डिफरेंट कोर्सेज करते हैं डिफरेंट एयरक्राफ्ट टाइप्स के हिसाब से। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी अच्छी एयरलाइन में एज ए सर्टिफाइड इंजीनियर अपनी सर्विसेज दूँ। तो आपका इरादा है आगे पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क जाके ये सब बनने का? देखें, मायूसी की बात स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप जैसे जैसे हालात हैं, कुछ एयरलाइंस का बंद हो जाना और इस तरह से फिर एयरलाइंस भी बहुत कम है, तो डेफिनेटली अगर अच्छी एयरलाइंस आती रहेंगी इन फ्यूचर तो जी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को।
रूबा, मुझे ये बताइए कि जैसे हम पूरी दुनिया में देखते हैं मुख्तलिफ हादसात होते रहते हैं जहाज़ के साथ, एयरप्लेन्स के साथ, तो उधर पायलट के साथ साथ इंजीनियर्स को भी ये कहा जाता है कि पायलट के साथ साथ इंजीनियर्स जो हैं वो भी मुलव्विस हैं या वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। देखें, एक बात तो ये कि हम टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी आपका साथ कभी भी छोड़ सकती है। तो अगर किसी वजह से, और ऐसी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से कोई भी टेक्नोलॉजी ख़राब हो सकती है, तो हम किसी पर भी इस चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि पायलट्स की ही गलती थी या इंजीनियर्स की ही गलती थी। जिस तरह के हालात होते हैं उस हिसाब से एक्सीडेंट हो जाता है। और पाकिस्तान का रेशियो बाकी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा कम है इस चीज़ में। मौसम भी तो फ़र्क पड़ता होगा, जैसे कहीं बारिश हो रही है, कहीं तूफ़ान आ रहा है, उसका जी भी तो बिल्कुल। फर्क और इसी तरह होता है कि अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो आपकी इंजन एफिशिएंसी भी ख़राब होती है, उसके बाद आपके जो एयरक्राफ्ट में बाकी सिस्टम्स हैं उससे वो भी मुतासर होते हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ पायलट और इंजीनियर्स की गलती नहीं होती, मौसम और दीगर चीज़ें भी बहुत जी होती हैं। डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं उसके बाद ही जाके कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है। तो ये चीज़ें किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है या कोई एक इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। रूबा, मुझे आपने बताया कि आपके फादर इंजीनियर, आप इंजीनियर, पाकिस्तान की यंगेस्ट, तो भाई बहन ये सब भी इंजीनियर ही बनते हैं? नहीं, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वो मैरिड हैं, उसके बाद मेरे भाई हैं, वो इंजीनियर हैं, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं, और उसके बाद मैं हूँ, मैं एरोस्पेस की फील्ड में। अगर मेरी सिस्टर हैं वो मास्टर्स कर रही हैं कराची यूनिवर्सिटी से। मेरे साथ अरूबा फरीदी मौजूद थी जो कि बता रही थी कि कैसे इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया और आगाज़ के बाद असल मेहनत होती है, आगाज़ के बाद असल मेहनत पे इन्होंने कितनी इनको मेहनत लगी, कितना अरसा लगा इनको पाकिस्तान की यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर बनने में। यकीनन ये हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए एक मिसाल हैं। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।